तो पिछले लेक्चर में अपन लोगों ने देखा था जब एक हेमी स्फेरिकल बॉल के सेंटर पे जब अपन लोग एक डायपोल को प्लेस करते हैं और उस पर जरा सा मैं टिल्ट करता हूं या उस पर फोर्स लगाता हूं तो वो डायपोल ऑसिलेट करने लगता है, ठीक है। तो ऑसिलेट जब करने लगा तो उस ऑसिलेशन का अपन लोगों ने टाइम पीरियड लास्ट लेक्चर में निकाला था, ठीक है। जो बच्चे ओनली बोर्ड का प्रिपरेशन कर रहा वो लास्ट लेक्चर को स्किप कर सकता है, और जो बच्चे प्रिपरेशन आईटी का या नीट वगैरह का कर रहा है वो अगले लेक्चर को जरूर देखें। और आज अपन लोग एक न्यू चैप्टर के साथ लेक्चर को स्टार्ट करेंगे। तो क्या चैप्टर 1 यानी इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड यानी एनसीईआरटी का चैप्टर 1 कंप्लीट हो गया? नहीं, मैं बात कर रहा हूँ एच.सी. वर्मा और रेसनिक हेलिडे वाकर का 10th एडिशन के अकॉर्डिंग मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि मैं एनसीईआरटी, एच.सी. वर्मा और रेसनिक हेलिडे और वाकर तीनों बुक को साथ लेकर चलता हूँ और प्रीवियस ईयर आए हुए जेई और नीट का क्वेश्चन इन्वॉल्व करता हूँ। एनसीईआरटी का ईच एक्सरसाइज अपन लोग यहाँ पे देखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या टॉपिक है? तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स। स्टार्ट करते हैं, हेडिंग लगाइए इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। और हाँ, आपको इस लेक्चर का नोट पीडीएफ फॉर्मेट में डिस्क्रिप्शन बॉक्स के भीतर मिल जाएगा, तो वहां से जाके आप डाउनलोड कर लेना। तो हाँ, ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स अगर मैं एनसीईआरटी की बात करूं तो ये आपका चैप्टर 1 में ही है, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। अगर मैं एच.सी. वर्मा का बात करूं, एच.सी. वर्मा का बात करूं तो ये आपका चैप्टर 30 है, ये आपका चैप्टर 1 है। अगर मैं रेसनिक, हेलिडे एंड वाकर की बात करूं तो ये आपका चैप्टर 23 है। 10th एडिशन का मैं बात कर रहा हूं, 10th एडिशन का मैं बात कर रहा हूं। आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि एनसीईआरटी, एच.सी. वर्मा का बुक आप इसी तरह अरेंज कर लो। स्टिल आप अरेंज करने में कैपेबल नहीं हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के भीतर में इन तीनों बुक को पीडीएफ फॉर्मेट में दे दूंगा, तो वहां से जाके आप इन तीनों बुक को पीडीएफ फॉर्मेट में डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या? तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स अपन लोग स्टार्ट करेंगे, लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स अपन लोग क्यों पढ़ेंगे? व्हाई वी स्टडी दिस इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो ये भी तो क्वेश्चन होना चाहिए ना, व्हाई वी स्टडी इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो एक्चुअली अपन लोगों का एम है टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फोर्सेस, दैट इज व्हाई वी विल यूज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो अपन लोग तो इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फोर्स को तो फाइंड करते थे विद द हेल्प ऑफ कूलम्ब्स लॉ, बट इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फोर्स को जो फाइंड करते थे विद द हेल्प ऑफ कूलम्ब्स लॉ, दैट वाज वेरी लेबर इंटेंसिव, बहुत ही लेंथी प्रोसेस, कैलकुलस वगैरह अपन लोग को यूज करना पड़ता था। बट टू सोल्व द प्रॉब्लम इन वेरी शॉर्ट वे वी विल यूज गॉस लॉ। क्या चीज अपन लोग यूज करेंगे? विद द हेल्प ऑफ गॉस लॉ अपन लोग इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फोर्स फाइंड आउट कर सकते हैं वेरी इजीली एंड कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर का भी। तो रहा बात, चलिए गॉस लॉ ही पढ़ लेते हैं। बट गॉस लॉ को पढ़ने से पहले अपने लोग को इलेक्ट्रिक फ्लक्स का कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। क्या चीज का कंसेप्ट होना चाहिए? इलेक्ट्रिक फ्लक्स का। तो गॉस लॉ को यूज करने से पहले अपन लोग का क्या कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए? इलेक्ट्रिक फ्लक्स कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो ऑलरेडी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अपन लोगों ने देखा है। चलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप नहीं देखे हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आप जरूर देख लीजिएगा। तो चलिए अपन लोग देखते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है और क्यों यूज करते हैं। टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फोर्स we will use Gauss law, we will use Gauss law, ठीक है। और गॉस लॉ को यूज करने से पहले अपन लोग को इलेक्ट्रिक फ्लक्स का कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो टू यूज ऑफ गॉस लॉ we have two good concept on किस पर? इलेक्ट्रिक फ्लक्स पर। इलेक्ट्रिक
फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का अपन लोग को कंसेप्ट क्लियर रहना चाहिए, तभी अपन लोग गॉस लॉ को यूज कर सकते हैं। और गॉस लॉ का क्या यूज है? तो गॉस लॉ का यूज है, गॉस लॉ का आपका यूज है, गॉस लॉ इज यूजफुल टू फाइंड क्या चीज? तो इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स। बट अपन लोग इलेक्ट्रिक फोर्स या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन तो ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं विद द हेल्प ऑफ कूलम्स लॉ, बट वी हैव ऑलरेडी calculated फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फोर्स with the help of Coulomb's law. But Coulomb's law was very laborious, but Coulomb's law was very labor intensive, बट फिजिक्स का मेन गोल क्या है? तो फिजिक्स का मेन गोल है टू सॉल्व सच लेबर इंटेंसिव प्रॉब्लम इन अ इजी वे या इजी मेथड। तो अपन लोग फाइंड क्या कर रहे हैं? अपन लोग इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फोर्स फाइंड कर रहे हैं। तो उनका इजी वे अपन लोग किस मेथड से फाइंड कर सकते हैं? तो गॉस लॉ से अपन लोग फाइंड कर सकते हैं। बाय द वे इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फोर्स अपन लोग कूलम्स लॉ से फाइंड कर सकते हैं, बट इजी वे में अपन लोग फाइंड करने के लिए गॉस लॉ को यूज करेंगे। तो इस गॉस लॉ को यूज करने से पहले अपन लोगों को कुछ कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। क्या कंसेप्ट? तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का कंसेप्ट अपन लोग को क्लियर होना चाहिए। तो चलिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स देखते हैं। तो बाय यूजिंग क्या चीज? तो गॉस लॉ we will find इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फोर्स very easily of various complex structure। और वो स्ट्रक्चर क्या चीज का होना चाहिए? तो चार्ज स्ट्रक्चर का होना चाहिए। very easily of complex structure, ठीक है। तो आई होप आपको यहां तक दिखता होगा। मैं 5 सेकंड आपका लेना चाहूंगा, कैमरे में यहां तक कैद हो रहा है नहीं, रुकिए आप। जी हाँ, चलिए रिकॉर्डिंग यहां तक बराबर हो रहा है। चलिए ये तो रहा इजी वे में फाइंड करने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फोर्स को अपन लोग गॉस लॉ यूज करेंगे। तो गॉस लॉ यूज करने से पहले अपन लोग का क्या कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए? तो अपना लोग का कंसेप्ट इलेक्ट्रिक फ्लक्स का क्लियर होना चाहिए। तो चलिए अपन लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स देखते हैं। तो इसे आप कॉपी कर लीजिए, स्नैपशॉट इनका ले लीजिए। हो गया, मिटा दूं क्या? चलिए अब 1 मिनट फिर से आप अटेंशन देना। अपन लोग का मेन मोटिव क्या है? अपने लोग का मेन मोटिव है टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फोर्सेस। तो अपन लोग के पास 2 मेथड अब अपन लोग समझ गए। क्या क्या? तो एक मेथड तो अपन लोग जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फोर्स फाइंड करने के लिए कूलम्स लॉ, और दूसरा मेथड क्या है? तो गॉस लॉ है। और गॉस लॉ क्या है? टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फोर्स वेरी इजीली as compared to Coulomb's law, बट गॉस लॉ को अप्लाई करने से पहले अपने लोग का कुछ कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, जैसे कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब ध्यान से फिर से सुनना, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का भी कंसेप्ट क्लियर होने से पहले मैं आपको एक और कंसेप्ट के बारे में बताना चाहूंगा। क्या? तो एरिया के बारे में। एरिया क्या है? तो एरिया तो आपने बिलो ऑफ 10th स्टैंडर्ड भी आपने पढ़ा होगा। क्या है? तो एरिया। बिफोर गोइंग टू, कहने का मतलब बिफोर
गोइंग टू द concept of क्या, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स we will go first एरिया के बारे में ध्यान से देखना। आज का लेक्चर कंप्लीटली थ्योरेटिकल होगा, नेक्स्ट लेक्चर फ्लक्स का प्रॉब्लम बेस्ड होगा। तो एरिया के बारे में हमने बताया कि पहले इलेक्ट्रिक फ्लक्स को क्लियर करने से पहले अपन लोग का मेन मोटिव है एरिया के बारे में जानना। अब देखो बच्चों, आप लोग क्या पढ़ा है अभी तक, एरिया आपने 10th क्लास के भीतर आपने पढ़ा था कि एरिया एक स्केलर क्वांटिटी है। क्या है? एरिया एक स्केलर क्वांटिटी है। बट यहाँ पे मैं आपको ये समझाना चाहूंगा कि एरिया को अपन लोग ट्रीट करेंगे एज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो चलिए एरिया को अपन लोग ट्रीट करेंगे क्या, एज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो हेडिंग लगाइए एरिया वेक्टर। अब ये एरिया वेक्टर क्या है तो समझने की कोशिश करना। जैसे ही हमने एरिया वेक्टर लिया तो आप जानते हो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का क्या होता है, एक मैग्नीट्यूड होता है, एक डायरेक्शन होता है। तो एरिया को मैग्नीट्यूड तो आप इजी वे में निकाल सकते हो। मान लो कि ये एक रेक्टेंगल है, जिसका लेंथ सपोज करो कि L दे दिया गया है और जिनका विड्थ मान लो कि B दिया गया है। तो इनका अगर आपसे एरिया पूछता है तो आप L इंटू बी यानी LB आप बता देते हो। क्या बता देते हो? LB बता देते हो। ठीक है, आज अपन लोग देखेंगे कि एरिया को कैसे अपन लोग एक वेक्टरली ट्रीट करेंगे। तो चलिए एरिया को अपन लोग वेक्टरली ट्रीट करने के लिए मैं मैथमेटिक्स से ही स्टार्ट करूंगा। तो चलिए अपन लोग कोऑर्डिनेट के अकॉर्डिंग समझने की कोशिश करते हैं। तो लेट दिस वन इज अ y एक्सिस एंड दिस वन इज अ x एक्सिस और दिस वन इज अ z एक्सिस। ठीक है, ये x एक्सिस है, y एक्सिस है, z एक्सिस है। बताना चाहूंगा कि आप किसी भी एक्सिस को कोई भी नेम कंसीडर कर सकते हो, इसे भी y एक्सिस, इसे भी x एक्सिस, इसे z एक्सिस, किसी को भी आप, ये आप पर डिपेंड है, किसी को आप कुछ भी एक्सिस मान सकते हो। मान लो कि ये प्लेट को या ये रेक्टेंगल को अपन ने उठाकर यहां पर पुट करा। ध्यान से देखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जरा ध्यान से देखना। मान लो कि वो रेक्टेंगुलर प्लेट को अपन लोगों ने यहां पर पुट करा, जिसका लेंथ क्या दिया गया है, जिसका लेंथ a दिया गया है और इनका विड्थ क्या दिया गया है, तो इनका विड्थ b दिया गया है। ठीक है, तो ये कोऑर्डिनेट के अकॉर्डिंग अगर मैं समझाना चाहूंगा तो ये इसका A है, ये इनका B है, ये C है और ये D पॉइंट है। ठीक है, A पॉइंट, B पॉइंट, C पॉइंट, D पॉइंट। अब मैं आपसे एरिया पूछना चाहूंगा। तो एरिया इक्वल टू क्या हुआ, ध्यान से देखना। तो एरिया इक्वल टू आप पहले से भी जानते हो, लेंथ इंटू विड्थ। तो लेंथ क्या है, AB। तो क्या है, एरिया इक्वल टू क्या होता है, लेंथ इंटू विड्थ। ठीक है, यही होता है ना। चलिए अपन लोग भी इसी तरह करेंगे, बट हमने क्या बताया है कि एरिया वेक्टर है, तो इसे वेक्टरली अपन लोग कैसे करेंगे। तो एरिया वेक्टर इक्वल टू क्या होगा, एरिया वेक्टर इक्वल टू AB वेक्टर, ध्यान से देखना, AB वेक्टर इंटू BC वेक्टर इंटू BC वेक्टर, यही होगा ना, बिल्कुल होगा। अब ध्यान से देखना, AB क्रॉस BC इक्वल टू एरिया। टू क्वांटिटी को जब अपन लोग क्रॉस करते हैं, जब टू क्वांटिटी को अपन लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो उनका जो रिजल्टेंट मिलता है वो एक वेक्टर क्वांटिटी मिलता है। क्या मिलता है, वेक्टर क्वांटिटी मिलता है। तो AB क्रॉस BC, तो AB क्रॉस BC और AB का वैल्यू क्या है, तो देखो बच्चों AB का वैल्यू अपने को A दिया गया है या L दिया गया, चलिए अपन लोग L मान लेते हैं, L है और ये B है। तो AB का वैल्यू क्या दिया गया है, L दिया गया है, क्रॉस है, B दिया गया है, AB क्रॉस, हाँ कुछ ऐसे दिया गया है, बिल्कुल दिया गया है। तो जब दो क्वांटिटी का जब हम प्रोडक्ट करते हैं या टू वेक्टर क्वांटिटी का जब हम प्रोडक्ट करते हैं, कौन सा प्रोडक्ट, तो क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं, तो उनके बीच में क्या लगता है, तो ए बी साइन थीटा। मान लो कि Z इक्वल टू A क्रॉस B होता है, तो
z को हम क्या लिख सकते हैं, ए बी साइन थीटा लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं। और साइन थीटा क्या होता है, तो साइन थीटा इज द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। तो चलिए अपन लोग डालते हैं, तो एल क्रॉस बी इक्वल टू अपन लोग क्या डाल सकते हैं, तो एल बी साइन थीटा। थीटा क्या होना चाहिए, तो थीटा होना चाहिए ए बी का एंगल होना चाहिए, ए बी का एंगल होना चाहिए। तो ये एक फिजिकल क्वांटिटी है और ये एक फिजिकल क्वांटिटी है, तो इनका एंगल क्या है, तो इनका एंगल आप गौर करके देखो, इनका एंगल 90 डिग्री है। तो एल बी साइन 90 डाल सकते हैं क्या, बिल्कुल डाल सकते हैं। तो एरिया वेक्टर इक्वल टू आपका क्या आया, एरिया वेक्टर इक्वल टू क्या आया, एल बी साइन 90 का वैल्यू क्या होता है, तो साइन 90 का वैल्यू 1 होता है, तो एल इंटू बी आया, एल इंटू बी। आपने ऑलरेडी एरिया का वैल्यू कैलकुलेट करा है। अब रहा बात, ये तो रहा एरिया, ये तो रहा इनका मैग्नीट्यूड, ये वेक्टरली आपने रिप्रेजेंट करा, तो ये तो इनका मैग्नीट्यूड हुआ, तो इनका तो कुछ डायरेक्शन होना चाहिए, तो बिल्कुल होना चाहिए। तो इनका डायरेक्शन कैसे अपन लोग लेते हैं, तो इनका डायरेक्शन क्या होता है, तो एल का भी परपेंडिकुलर होना चाहिए और बी का भी परपेंडिकुलर होना चाहिए। कहने का मतलब इजी वे में आप समझने के लिए राइट हैंड रूल लगा सकते हो, या राइट हैंड थंब रूल लगा सकते हो, या राइट हैंड कर्लिंग रूल लगा सकते हो। तो ए का भी परपेंडिकुलर होना चाहिए, यानी इस क्वांटिटी का भी परपेंडिकुलर होना चाहिए और इस क्वांटिटी का भी परपेंडिकुलर होना चाहिए, वही डायरेक्शन होगा इस एरिया वेक्टर का। यही तो होता है ना, आपने वेक्टर में पढ़ा होगा। तो इनका परपेंडिकुलर क्या होगा, तो इनका परपेंडिकुलर अगर मान लो कि ये y और x प्लेन में है, y और x प्लेन में है, तो इनका परपेंडिकुलर क्या होगा, मान लो कोई प्लेन एक्स वाई प्लेन में रखा गया है कोई प्लेट, तो उसका परपेंडिकुलर क्या होगा, आइदर वो जेड एक्सिस में होगा या निगेटिव ऑफ जेड एक्सिस में होगा, यही तो होगा ना, बिल्कुल होगा। अब ध्यान से देखना, इनका डायरेक्शन निकालने के लिए अपन लोग क्या करेंगे, तो आइदर डायरेक्शन निकालने के लिए आप राइट हैंड रूल अप्लाई करो, या राइट हैंड कर्लिंग रूल अप्लाई करो, या स्क्रू रूल अप्लाई करो, कोई भी रूल अप्लाई करो, तो आपको इनका डायरेक्शन निकल जाएगा। यानी क्रॉस प्रोडक्ट का डायरेक्शन कैसे फाइंड करते हैं, तो वो आपको निकल जाएगा। तो चलिए अपन लोग कुछ भी रूल लगा लेते हैं, राइट हैंड कर्लिंग रूल लगा लेते हैं। तो A इंटू बी होना चाहिए, तो A की तरफ रखा, फिर रोटेट करा, तो देखिए रोटेट करते हैं तो थंब किधर तरफ जाता है, ध्यान से देखिए, थंब आपका इनसाइड द बोर्ड जा रहा है। A से हमने रखा, इसे रोटेट करा, 4 फिंगर को रोटेट करा, तो थंब देखिए कुछ इधर। अगर आप B से रोटेट करना चाहते हो, देखो B क्रॉस A लिखना चाहते हो, तो देखो कुछ रोटेट करेंगे तो थंब हमारा किधर आ रहा है, थंब हमारा आउट ऑफ दिस बोर्ड आ रहा है, आउट ऑफ दिस बोर्ड आ रहा है। तो एरिया का ये तो मैग्नीट्यूड हुआ, एंड डायरेक्शन इज गिवन बाय, डायरेक्शन इज गिवन बाय राइट हैंड रूल या थंब रूल या स्क्रू रूल। अब देखिए, जब आइदर इनका डायरेक्शन इनसाइड द बोर्ड होगा या आउटसाइड द बोर्ड होगा, यानी आइदर नेगेटिव ऑफ जेड एक्सिस या पॉजिटिव ऑफ जेड एक्सिस होगा, तो वो y के भी परपेंडिकुलर है और वो x के भी परपेंडिकुलर है। तो यहां से ये पता चलता है कि इनका जो डायरेक्शन होगा या एरिया वेक्टर का डायरेक्शन जो होता है परपेंडिकुलर टू बोथ L vector and B vector, both vector, that is L vector and B vector, that is L vector and B vector पर वो परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो ये तो रहा एरिया वेक्टर का। तो इनका डायरेक्शन क्या होगा, इनका डायरेक्शन देखो आइदर ऐसे होगा या आइदर ऐसे होगा, ठीक है। तो चलिए इसे छापना है तो छाप सकते हैं, आप इसे स्नैपशॉट ले लीजिए। हो गया, मिटाऊं क्या, चलिए अब चलिए एक और एग्जाम्पल के साथ अपन लोग समझने की कोशिश करते हैं। तो क्या, तो मान लीजिए कि ये रहा इनका x एक्सिस, ये रहा इनका y एक्सिस, ठीक है, और ये इनका रहा मान लो कि z एक्सिस, ठीक है। मान लो कि इस दफा हमने आपको एक डिस्क दिया, ठीक है, एक हमने डिस्क दिया जिसका रेडियस मान लो कि कैपिटल R दिया गया है। तो इसका हमें एरिया वेक्टर फाइंड कीजिए। तो
एरिया वेक्टर इक्वल टू क्या होगा, एरिया वेक्टर इक्वल टू क्या होना चाहिए, मैग्नीट्यूड होना चाहिए, मैग्नीट्यूड होना चाहिए एंड डायरेक्शन होना चाहिए। तो चलिए मैग्नीट्यूड ऑफ दिस रिंग इक्वल टू क्या होगा, तो मान लीजिए रिंग का रेडियस या डिस्क का रेडियस पाई आर स्क्वायर है और डायरेक्शन क्या होगा, तो डायरेक्शन देखिए ये y और x एक्सिस है और ये एक्चुअली में जो रिंग या डिस्क है वो किस प्लेन में दिया गया है, तो ये आपको x और y प्लेन में दिया गया है। तो इनका जो डायरेक्शन होगा किधर होगा, तो पाई आर स्क्वायर तो होगा, डायरेक्शन क्या होना चाहिए, तो x का भी परपेंडिकुलर होना चाहिए और z का भी परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो कहने का मतलब आइदर y एक्सिस या पॉजिटिव ऑफ y एक्सिस में होगा या निगेटिव ऑफ y एक्सिस में होगा। और y एक्सिस में अपन लोग डायरेक्शन दिखाने के लिए क्या यूज करते हैं, तो यूनिट वेक्टर का यूज करते हैं। और y एक्सिस में रिप्रेजेंट करने के लिए यूनिट वेक्टर क्या होता है, तो j कैप होता है। क्या होता है, j कैप होता है। ठीक है, आइदर ये होगा या पाई आर स्क्वायर माइनस ऑफ जे कैप होगा, ये हो सकता है, यही हो सकता है एरिया वेक्टर, सिंपली यही हो सकता है। तो चलिए दिस वाज वन अगेन एग्जांपल ऑफ एरिया वेक्टर। तो कॉपी करना है तो कॉपी कर सकते हैं। इसके बाद अपन लोग टाइप्स ऑफ एरिया वेक्टर पढ़ेंगे। तो हो गया, कॉपी हो गया, मिटा दूं। चलिए अब चलिए अपन लोग एरिया वेक्टर के टाइप्स के बारे में समझने की कोशिश करते हैं। तो टाइप्स ऑफ एरिया वेक्टर, टाइप्स ऑफ एरिया वेक्टर, टाइप्स ऑफ एरिया वेक्टर। तो एरिया वेक्टर एक्चुअली मैं यहां पे दो पार्ट्स में डिवाइड करूंगा। क्या, तो वन इज ओपन एरिया वेक्टर और दूसरा क्लोज एरिया वेक्टर, क्लोज एरिया वेक्टर। ठीक है, ओपन एरिया वेक्टर और क्लोज एरिया वेक्टर। अब रहा बात ये ओपन एरिया वेक्टर किसे कहते हैं और क्लोज एरिया वेक्टर किसे कहते हैं। तो ओपन एरिया वेक्टर उसे बोलते हैं जो किसी क्लोज स्ट्रक्चर को फॉर्म नहीं करता है। कहने का मतलब, पहले एग्जांपल समझ लीजिए, एग्जांपल समझ लीजिए क्या होगा, तो प्लेट हो सकता है, मे बी स्क्वायर हो, मे बी रेक्टेंगल हो, किसी भी टाइप का प्लेट हो सकता है, या रिंग हो सकता है, या डिस्क हो सकता है। दीज आर द सम एग्जांपल्स ऑफ क्या चीज, तो दीज आर द सम एग्जांपल्स ऑफ ओपन एरिया वेक्टर, ओपन एरिया वेक्टर। तो प्लेट को बच्चों अपन लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो प्लेट को अपन लोग बच्चों मान लो कि ये, ध्यान से देखना, ये रहा y एक्सिस, ये रहा x एक्सिस और ये रहा z एक्सिस। ठीक है, हाँ। तो प्लेट में भी रेक्टेंगुलर हो सकता है, में भी स्क्वायर टाइप का हो सकता है, या कुछ भी हो सकता है। तो मान लीजिए कि हमने प्लेट स्क्वायर टाइप्स का लिया, तो स्क्वायर टाइप्स का प्लेट क्या हो सकता है, कुछ इस तरह हो सकता है, कि बिल्कुल हो सकता है। तो अब ध्यान से देखिए कि ये जो प्लेट का लेंथ है, मान लो कि L दे दिया गया है और इनका विड्थ कुछ B दे दिया गया है। इनका डायरेक्शन देखो, इनका डायरेक्शन आइदर ऐसे होगा या ऐसे होगा। तो एरिया वेक्टर इक्वल टू क्या होगा, L इंटू बी, आइदर ऑफ पॉजिटिव ऑफ Z और निगेटिव ऑफ Z एक्सिस होना चाहिए। तो माइनस ऑफ K कैप या LB पॉजिटिव ऑफ K कैप होना चाहिए। ठीक है, ये तो हुआ इनका एरिया वेक्टर। अब ये रहा बात कैसे क्लोज स्ट्रक्चर को फॉर्म नहीं करता है। तो मान लीजिए कि ये एक प्लेट है, कुछ है नहीं, चलिए ये मेरे पास एक है, तो मान लीजिए कि ये एक स्क्वायर टाइप का यहाँ पे दिख रहा है, या अगर अच्छी तरीके से आप देखें तो ये एक रेक्टेंगुलर टाइप का ये हमें प्लेट दिखाई दे रहा है। तो ये किसी क्लोज स्ट्रक्चर को फॉर्म कर रहा है क्या, नहीं, ये किसी क्लोज स्ट्रक्चर को फॉर्म नहीं कर रहा। क्लोज स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है, क्लोज स्ट्रक्चर का मतलब होता है अगर आप किसी तरह सपोज करो कि उसके अंदर चले गए, ठीक है, और वहां पे आपने बल्ब को लेट जलाया या स्विच ऑन किया बल्ब का, तो उनका लाइट बाहर नहीं आना चाहिए, उनका बाहर लाइट नहीं आना चाहिए। दैट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज व्हाट, दैट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज क्लोज स्ट्रक्चर। अब हमें एक बात बताओ,
ये ओपन स्ट्रक्चर क्यों है? तो मान लो कि यहाँ पे हमने बल्ब जलाया तो देखो ऊपर भी लाइट जा सकता है, नीचे भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है और इधर भी जा सकता है। एक साइड आपका इधर नहीं जाएगा और रेस्ट सारे साइड इनका लाइट चला जाएगा। तो दैट इज व्हाई दिस स्ट्रक्चर इज अ ओपन स्ट्रक्चर। और हमें ये बताओ कि ये एक एक्सिस, ये वाई एक्सिस, सॉरी एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, इसको हमने किस में रिप्रेजेंट करा? तो इसको हमने देखो 2D प्लेन में रिप्रेजेंट किया है। तो इस टाइप्स के स्ट्रक्चर को अपन लोग क्या बोलते हैं? तो इस टाइप्स के स्ट्रक्चर को बच्चों अपन लोग 2D स्ट्रक्चर भी बोलते हैं मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग, और फिजिक्स के अकॉर्डिंग ओपन एरिया वेक्टर बोलते हैं। तो क्लोज एरिया वेक्टर किसे बोलते हैं? तो क्लोज एरिया वेक्टर उसे बोलते हैं जिसके अंदर अगर लाइट आपने बल्ब जलाया तो उनका लाइट उसी के अंदर ही रहे, तो उस टाइप के स्ट्रक्चर को अपन क्या बोलते हैं? तो क्लोज एरिया बोलते हैं या क्लोज स्ट्रक्चर बोलते हैं। तो इसका एग्जांपल क्या हो सकता है? तो मान लो कि ध्यान से देखना, ये रहा 3D ऑब्जेक्ट, ये रहा अपना 2D ऑब्जेक्ट। इसे मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट भी बोलते हैं और इस ओपन एरिया को 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट भी बोलते हैं। तो मान लीजिए कि ये जो इनका एक्सिस है, लेट दिस वन इज अ वाई एक्सिस, दिस वन इज अ एक्स एक्सिस एंड दिस वन इज अ जेड एक्सिस। तो 3 डायमेंशनल का ऑब्जेक्ट क्या होना चाहिए? तो कहने का मतलब वाई एक्सिस में भी होना चाहिए, एक्स एक्सिस में भी होना चाहिए, जेड एक्सिस में भी होना चाहिए। तो मान लीजिए कि अगर मैं यहाँ पे स्फीयर रख दूं तो एक्स एक्सिस में भी होगा, वाई एक्सिस में होगा और जेड एक्सिस में भी होगा। कहने का मतलब ये डब्बा को समझो, या सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट ये हो गया। तो इस सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट देखो, ध्यान से देखो, वाई एक्सिस में भी है, एक्स एक्सिस में भी है और जेड एक्सिस में भी है। तो ये सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट मान लीजिए जो हमने दिया, मान लीजिए सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट जो दिया, दिस वन इज द एग्जांपल ऑफ 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट। मान लीजिए स्फीयर भी हो सकता है, स्फीयर या गोला डाल देते हैं, तो ये भी एग्जांपल है, ये गोला हो सकता है, या आपका डाइस भी हो सकता है, जो आपने लूडो वगैरह में खेला होगा। तो डाइस कैसा होता है? डाइस कुछ इस कदर होता है। ये रहा डाइस रहा, ठीक है, सॉरी ये रहा डाइस है, ठीक है। तो दीज आर द सम एग्जांपल्स ऑफ 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट। क्या है ये एग्जांपल? 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट का है। यहाँ पे क्या हो सकता है? यहाँ पे आपका प्लेट हो गया, रेक्टेंगुलर प्लेट हो गया, रिंग हो सकता है, मान लीजिए ये हो सकता है, या डिस्क हो सकता है। दीज आर द सम एग्जांपल्स ऑफ 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट या ओपन एरिया। और दिस इज वन क्लोज एरिया, दिस वन इज अ क्लोज एरिया एंड दिस वन इज अ ओपन एरिया। तो ध्यान से देखिए कि हमने क्या बताया था कि इसका डायरेक्शन होना चाहिए। तो इसका डायरेक्शन किधर होता है? नॉर्मल टू दिस स्ट्रक्चर, नॉर्मल टू दिस स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे इसका डायरेक्शन क्या होगा? के होगा। यहाँ पे अगर ये है, इनका स्ट्रक्चर क्या होगा? तो इनका स्ट्रक्चर देखो जेड और एक्स में रखा गया है, तो इनका क्या होगा? अगर ये इनका रेडियस आर है तो इनका एरिया वेक्टर क्या होगा? एरिया वेक्टर इनका हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। एक्स जेड प्लेन में है तो इनका वेक्टर, सॉरी एरिया वेक्टर किधर होगा? आइदर पॉजिटिव ऑफ वाई और नेगेटिव ऑफ वाई। तो पॉजिटिव ऑफ वाई को अपन लोग जे कैप से डिनोट करते हैं, या पाई आर स्क्वायर नेगेटिव ऑफ जे कैप होगा, बिल्कुल होगा। चलिए इसका क्या होगा? तो इसका एरिया वेक्टर थोड़ा सा समझने की कोशिश करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपका बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है। कैसे? तो यहाँ पे आप इंडिपेंडेंट थे, एरिया किसी तरह भी ले सकते थे, आइदर पॉजिटिव ऑफ जेड और नेगेटिव ऑफ जेड, आइदर पॉजिटिव ऑफ वाई नेगेटिव ऑफ वाई, किसी भी तरह आप ले सकते थे इनका एरिया। बट यहाँ पे आपके पास फ्रीडम नहीं है, यहाँ पे आपको कुछ टर्म्स और कंडीशन दिया गया। क्या? तो 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट का एरिया वेक्टर रिप्रेजेंट करने के लिए एरिया का जो होगा एरिया तो वो होगा, और इनका डायरेक्शन इनका परपेंडिकुलर होना चाहिए। बट देखो देखो ये क्या है? सिलेंड्रिकल है। तो दिस सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर इज कंपोज्ड ऑफ क्या चीज? तो दिस सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर इज कंपोज्ड ऑफ 3 एरिया। एक आपका हो गया ये डिस्क टाइप एरिया और एक डिस्क टाइप एरिया, और ये क्या है? कर्व एरिया। इनका इनका एरिया वेक्टर क्या होगा? तो इनका एरिया वेक्टर देखो,
एक क्या हो सकता था, एक ये हो सकता है, ठीक है, और ये क्या हो सकता है, एक ये हो सकता है। इनका क्या होना चाहिए, एक ये होना चाहिए और इनका एक ये होना चाहिए। इनका क्या होना चाहिए, एक ये होना चाहिए और एक ये होना चाहिए। इनका क्या, एक ये होना चाहिए या एक ये होना चाहिए, ठीक है। यही एरिया वेक्टर हो सकता है क्या, मान लीजिए कि ये A1 है, ये मान लीजिए 2 है और ये मान लीजिए 3 है। ये 3 एरिया से मिलकर क्लोज स्ट्रक्चर को फॉर्म करता है। तो इनका एरिया वेक्टर आप ये नहीं ले सकते हो, ये नहीं ले सकते हो, ये नहीं ले सकते हो, ये नहीं ले सकते हो। इनका एरिया वेक्टर आप नॉर्मली आउटवर्ड द सरफेस ऑफ कंडक्टर ही आपको लेना होगा। यू आर रिस्ट्रिक्टेड टू टेक ओनली दिस एरिया वेक्टर, दिस एरिया वेक्टर, दिस एरिया वेक्टर, दिस एरिया वेक्टर एंड दिस एरिया वेक्टर। सिमिलरली आप इनका एरिया वेक्टर क्या हो सकता है, ये भी हो सकता था या ये भी हो सकता है, बट आप ये वाला नहीं ले पाओगे। आपको ओनली एरिया वेक्टर ये लेना होगा, आउटवर्ड द स्ट्रक्चर जो होता है वो लेना पड़ेगा। कहने का मतलब 3D ऑब्जेक्ट में या क्लोज्ड एरिया में आपका जो एरिया वेक्टर होगा वो नॉर्मली आउटवर्ड द सरफेस ऑफ दैट बॉडी या स्ट्रक्चर होगा, दैट इज एरिया वेक्टर। यहां पे क्या हो सकता है, देखो ये एक सरफेस है तो इनका एरिया वेक्टर ये होगा, ठीक है। अंदर जो इनका है ऐसे होना चाहिए, वो नहीं होगा। ये एक सरफेस है, ध्यान से देखो, ये एक सरफेस है तो इनका एरिया वेक्टर ये होगा। ये एक सरफेस है तो इनका एरिया वेक्टर ये होगा। एक इनका इनसाइड वाला हो गया जो इधर की तरफ है सरफेस, और एक उनका अंदर वाले हैं तो उधर के लिए इनसाइड होगा और इधर के लिए आउटसाइड होगा। तो दीज आर द सम एग्जांपल्स ऑफ 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट एंड दीज आर द सम एग्जांपल्स ऑफ 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट, जिसे आप लोग क्लोज एरिया बोलते हो या जिसे आप लोग ओपन एरिया बोलते हो। तो आई होप क्लोज एरिया और ओपन एरिया का कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। तो जो भी कुछ कॉपी करना है आप कॉपी कर सकते हैं, जस्ट स्नैपशॉट लीजिए इसका, हो गया, मिटा दो क्या, चलिए जस्ट टेक द स्नैपशॉट, हो गया, मिटा दो, चलिए। अब चलिए एरिया वेक्टर समझने के बाद अपन लोग चलते हैं फिर से इलेक्ट्रिक फ्लक्स के कंसेप्ट पर। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स समझने से पहले अपन लोग चलिए समझते हैं कि ये फ्लक्स एक्चुअली में है क्या। तो फ्लक्स का मतलब होता है, या जनरली फ्लक्स का मतलब होता है इट इज फ्लोइंग। फ्लक्स का मतलब ही होता है समथिंग इज फ्लोइंग, यानी समथिंग इज फ्लोइंग, समथिंग इज फ्लोइंग। कहने का मतलब कुछ बह रहा। एज लाइक एग्जांपल में आप ऐसे समझ सकते हो, आपने 11th में थर्मोडायनेमिक्स ऑलरेडी पढ़ा होगा। तो हीट इज फ्लोइंग, हीट कहां से कहां फ्लो होता है, तो मान लो कि हीट हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ हीट फ्लो होता है, या लो टेम्परेचर से भी हीट हाई टेम्परेचर पे फ्लो होता है, कुछ टर्म्स लगाकर। तो हम ये नहीं अभी कहेंगे कि लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर कैसे फ्लो करेगा, वो आप थर्मोडायनामिक्स में पढ़ा होगा, या हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर कैसे फ्लो होता है, ये नॉर्मली फ्लो होता है। तो समथिंग इज फ्लोइंग, तो फ्लक्स का क्या मतलब हुआ, कुछ भी जो बह रहा है। कहां से बहेगा, तो एरिया वेक्टर से बह रहा है, एरिया वेक्टर से बह रहा है। जैसे एग्जांपल में हीट फ्लोइंग, ठीक है, जैसे हीट फ्लो कर रहा है हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर या लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर फ्लो कर रहा है, ठीक है। अब देखो पानी बह रही है, तो पानी कैसे बहती है, तो पानी हाई एलिवेशन से लो एलिवेशन की तरफ बढ़ती है, तो वाटर फ्लोइंग, वाटर फ्लोइंग, ठीक है, वाटर फ्लोइंग। अब समझना, जैसे हवा बह रही है, हवा बह रही है, हवा किधर से किधर बहती है, तो जिधर फ्लो का या एयर का फ्लो होता है या जिस डायरेक्शन में आप उसे देते हो उसी डायरेक्शन में एयर फ्लो करता है, जैसे एयर फ्लोइंग, और भी हो सकता है, ठीक है, ET से। तो समथिंग इज फ्लोइंग इज कॉल्ड एज फ्लक्स। तो हीट इज फ्लोइंग कॉल्ड एज क्या, तो कॉल्ड एज क्या, अगर हीट बह रही है तो उसे क्या बोलेंगे, हीट फ्लक्स, कॉल्ड एज हीट फ्लक्स, ठीक है। वाटर बह रही है तो वाटर फ्लक्स, वाटर फ्लक्स, ठीक है। तीसरा जैसे हमने क्या लिया, एयर फ्लोइंग या विंड फ्लोइंग, कॉल्ड एज विंड फ्लक्स या एयर फ्लक्स, विंड फ्लक्स या एयर फ्लक्स, ठीक है, जो भी कुछ लिखना चाहते हैं ET से, ओके। तो
फ्लक्स का क्या मतलब हुआ, समथिंग इज फ्लोइंग। और इलेक्ट्रिक का क्या मतलब होता है, तो इलेक्ट्रिक का हमने आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक का लेक्चर नंबर 1 में ही समझाया था। इलेक्ट्रिक का मतलब ही होता है चार्ज। तो इसका क्या मतलब हुआ, चार्ज इज फ्लोइंग, नो चार्ज इज नॉट फ्लोइंग, चार्ज इज फ्लोइंग इज कॉल्ड एज करंट। बट यहां पे इलेक्ट्रिक का मतलब हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इज फ्लोइंग, दैट इज व्हाई आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू टू गो थ्रू द फर्स्ट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन वीडियो लेक्चर। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मतलब क्या हुआ, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मतलब हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फ्लोइंग, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फ्लोइंग। अब हमें एक बात बताओ, हीट इज फ्लोइंग या वाटर इज फ्लोइंग, कोई भी एक एग्जांपल ले लो। जैसे आपको वाटर फ्लोइंग का एग्जांपल लेना है या हीट फ्लोइंग, किसी का भी एग्जांपल लेना है। मान लीजिए हीट का अपन लोग एग्जांपल लेते हैं, तो हीट किसी भी गिवन एरिया से वो फ्लो कर रहा है, या वाटर किसी गिवन एरिया से फ्लो कर रहा है। तो हम एरिया यहाँ पे क्या कंसीडर करेंगे, तो एरिया वेक्टर से कितना वाटर फ्लो कर रहा है, या किसी एरिया वेक्टर से कितना हीट फ्लो कर रहा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फ्लोइंग थ्रू गिवन एरिया वेक्टर। इसका मतलब ही हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फ्लोइंग थ्रू गिवन एरिया वेक्टर कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इसका मतलब ये आप नहीं समझना कि इलेक्ट्रिक का मतलब होता है चार्ज एंड फ्लक्स का मतलब होता है समथिंग इज फ्लोइंग। तो चार्ज इज फ्लोइंग इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक करंट, बट हियर इलेक्ट्रिक मींस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इज फ्लोइंग थ्रू अ गिवन एरिया या गिवन एरिया वेक्टर इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अगर आप बुक के अकॉर्डिंग आप देखोगे तो वहां पे आपको किसी इस तरह से समझाया गया। पहले इसे आप कॉपी कर लीजिए, हो गया, मिटा दूं क्या, जस्ट स्नैपशॉट ले लीजिए या पॉज करके इसे आप कॉपी कर लीजिए, हो गया, मिटा दूं क्या, चलिए। जैसे मान लीजिए कि किसी पॉजिटिव सोर्स चार्ज को, चलिए पहले इलेक्ट्रिक फ्लक्स को डिनोट किससे करते हैं, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स को इट इज डिनोटेड एज phi. It is denoted as phi. As this is electric flux, so we will use here E. Phi E. It is denoted as phi E. क्यों मैंने E यहाँ पे दिया, तो जब आप मैग्नेटिज्म पढ़ोगे तो वहाँ पे भी आप पढ़ोगे कि मैग्नेटिक फ्लक्स, यहाँ पे आप पढ़ रहे हो इलेक्ट्रिक फ्लक्स, वहाँ पे आप पढ़ोगे मैग्नेटिक फ्लक्स। तो इसीलिए कंफ्यूज ना हो तो हमने यहाँ पर E डाल दिया है ताकि आप कंफ्यूज नहीं हो सकते हो, या आप सिंपली phi से भी आप रिप्रेजेंट या डिनोट कर सकते हो फ्लक्स को, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो चलिए अगर मैं आपसे पॉजिटिव सोर्स चार्ज है, मान लीजिए एक क्यू चार्जेस है, अगर मैं इनका आपसे पूछूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आप बनाइए, तो आप क्या जानते हो कि पॉजिटिव सोर्स चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होता है, अवे फ्रॉम द सोर्स चार्ज होता है। क्या होता है, अवे फ्रॉम द सोर्स चार्ज होता है। कुछ इस तरह होता है क्या, बिल्कुल होता है इसी तरह होता है। अभी लिखना मत, मैं समझा रहा हूं, जरा समझने की कोशिश करना। दिस वन इज द एग्जांपल्स ऑफ वन सोर्स चार्ज विच इज अ पॉजिटिव सोर्स चार्ज एंड आई हैव ड्रॉन दिस इज व्हाट, तो दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। हमने आपको क्या बताया था कि ये फील्ड लाइंस यूजर पर डिपेंड करता है। आप चाहे तो यहां पर 1 2 3 4 5 6 7 हमने 7 लाइन ड्रॉ करा, आप चाहे तो यहां पे 10 लाइन ड्रॉ कर सकते हो। ये डिपेंड करता है यूजर पे, या कौन आदमी कितने लाइन से यहां पर रिप्रेजेंट कर रहा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है। तो अब ध्यान से समझना, दिस लाइन डिपेंड्स अपॉन यूजर्स, दिस लाइन डिपेंड्स अपॉन यूजर। तो मान लीजिए कि इस चार्ज से अभी इतनी लाइनें निकल रही है विच इज नॉर्मली अवे फ्रॉम दिस सोर्स चार्ज। तो हम यहाँ पे आपसे फ्लक्स पूछना चाहेंगे। क्या फ्लक्स पूछना चाहेंगे, तो आप कोई भी 2D स्ट्रक्चर ले लो, चाहे आप डिस्क ले लो या प्लेन ले लो, जो भी आपको लेना है ले लीजिए। मान लीजिए कि हमने एक क्या लिया, तो मान लेते हैं कि एक रिंग लिया, चलिए रिंग ले लेते हैं। तो ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी है। तो मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमने E रिप्रेजेंट करा है, ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। दिस वन इज अ इमेजिनरी लाइन, ओके। तो
ये आपका कौन सा रीजन हो गया? देखिए जैसे जैसे आप आगे जाते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड घटता है, बिकॉज E इक्वल टू क्या होता है, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, यही होता है ना। तो E कहने का मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। एच और आर क्या है, तो जिस पॉइंट पर आप इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना चाहते हो दैट वन इज द पोजीशन वेक्टर फ्रॉम द सोर्स चार्ज। तो जैसे जैसे आर बढ़ता है इलेक्ट्रिक फील्ड आपका क्या होगा, घटेगा। आर इंक्रीज करेगा, E डिक्रीज करेगा। तो ये रीजन क्या हो गया, ये रीजन आपका नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का रीजन हो गया। दिस इज अ नॉन यूनिफॉर्म, ध्यान से देखना, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का रीजन हो गया। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का एक रीजन हो गया। हमने आपको क्या बताया कि कोई भी आप एक 2D स्ट्रक्चर ले लो। तो हमने क्या करा, तो हमने एक 2D स्ट्रक्चर मान लीजिए कि डिस्क ले लिया, डिस्क ले लिया। इस डिस्क का रेडियस क्या है, तो मान लीजिए कि इस डिस्क का रेडियस r है, या मान लीजिए कि इसका एरिया क्या है, इसका एरिया मान लीजिए A1 है। ठीक है, इसका एरिया A1 है। अब ध्यान से देखना, अगर मैं फ्लक्स इनका पूछूं तो क्या होगा, तो इनका फ्लक्स मान लो कि इनका फ्लक्स 5-1 होगा। ठीक है, इनका फ्लक्स मान लो 5-1 होगा। हमने क्या बताया, फ्लक्स इज व्हाट, तो फ्लक्स इज नंबर्स ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू या फ्लोइंग थ्रू द गिवन एरिया या द गिवन सरफेस एरिया। तो जो भी इनसे फील्ड लाइन पास कर रही है दैट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो जनरली आप यहां पे देखो, एक्चुअली ये फॉर्मूला नहीं है कि 1 2 3 4 5 6 7। अगर मैं यहां से आपसे फ्लक्स पूछना चाहूंगा, तो अगर ऐसा पिक्चर है तो आप बताओगे कि फ्लक्स इक्वल टू 7 होगा। ये एक्चुअली में फ्लक्स इक्वल टू 7 नहीं होगा, क्योंकि ये लाइन डिपेंड कर रहा है यूजर पे। तो फ्लक्स इंक्रीज करेगा या डिक्रीज भी कर सकता है। ये तो आपने लाइन को काउंट करके बताया है ना, जो फ्लक्स इनका 7 हुआ। तो ये तो लाइन डिपेंड करता है यूजर पे। यहाँ पे वो 10 लाइन बना देंगे तो फ्लक्स हो जाएगा 10, क्योंकि वो 10 लाइन इनसे पास करता है, इस गिवन एरिया से, वो एरिया वेक्टर से वो पास करता है। अब सपोज करो कि इसी एरिया वेक्टर को हम यहाँ पे बनाते हैं। सपोज कीजिए कि यही एरिया वेक्टर या जो हमने डिस्क लिया था कुछ यहाँ पे बना लेते हैं। सेम एरिया है, सेम एरिया है, सेम एरिया है, मान लीजिए A2 है, सेम एरिया हेयर A1 इक्वल टू A2, एरिया वेक्टर दोनों में सेम है। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हो, यहाँ पे देख रहे हो 1 2 3 4 लाइन यहाँ पे पास कर रही है। तो कहने का मतलब अगर इनका फ्लक्स φ2 हुआ, मान लो इनका फ्लक्स φ2 हुआ, तो φ2 का वैल्यू क्या हो गया, φ2 का वैल्यू देखो 1 2 3 4, φ2 का वैल्यू 4 हुआ, 4 हुआ। अब देखो फिर हमने ये डिस्क को उठाकर यहाँ पे प्लेस करा, यहाँ पे वही डिस्क को उठाया, यहाँ पर प्लेस करा, थोड़ा सा और बड़ा होगा, हाँ यहाँ पे उठा के हमने प्लेस करा। सेम एरिया है, यहाँ पे इनका एरिया A3, यानी A1 इक्वल टू A2 इक्वल टू A3, यानी एरिया ये जो हमने डिस्क लिए हैं वही डिस्क को यहाँ पे कभी प्लेस करा, कभी यहाँ पे प्लेस करा, कभी यहाँ पे प्लेस करा। तो A1 इक्वल टू A2 इक्वल टू A3। ओके, नाउ यहाँ पे फ्लक्स आप क्या देख रहे हो, तो यहाँ पे फ्लक्स देख रहे हो 1 and 2। तो हेयर फ्लक्स इज व्हाट, तो हेयर फ्लक्स इज, अगर मैं यहाँ का फ्लक्स को φ3 से रिप्रेजेंट करता हूँ तो φ3 इज व्हाट, तो 1 और 1 2, तो फ्लक्स हो गया 2। एक्चुअली ये वैल्यू 7 या 4 या 2 नहीं हो सकता, दैट इज डिपेंड अपॉन यूजर पे डिपेंड करता। तो अगर मैं कंपैरिजन पूछना चाहूंगा कि कंपैरिजन क्या होगा, तो φ1 इज डेफिनेटली लार्जर देन φ2 इज डेफिनेटली लार्जर देन φ3। ओके, कहने का मतलब हेयर क्या है, एरिया इज कांस्टेंट। हेयर एरिया वेक्टर जो था सो अपना कांस्टेंट था, क्या था, कांस्टेंट था। वेरी क्या कर रहा था, अपना इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी कर रहा था। हेयर एरिया इज कांस्टेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड जो था अपना वेरी कर रहा था, यानी कांस्टेंट नहीं था, कांस्टेंट नहीं था। एज दिस इज अ
नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन, हेयर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट नहीं है। सो कहने का मतलब कहीं ना कहीं ये जो फाई डिपेंड कर रहा है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के इंटेंसिटी पर डिपेंड कर रहा है। तो कहने का मतलब ये जो फाई है, अगर मैं फ्लक्स को फाई से रिप्रेजेंट कर रहा हूं तो फ्लक्स डिपेंड्स अपॉन व्हाट, तो फ्लक्स डिपेंड्स अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी पर वो फ्लक्स डिपेंड कर रहा है। ओके, अब फिर से समझने की कोशिश करना। क्या, तो हमने मान लो, कहां पे समझाऊं, चलिए यहां पे समझाते हैं। हेयर E क्या था, E कांस्टेंट नहीं था। ओके, एंड A जो अपना था वो कांस्टेंट था। तो कहने का मतलब जो E अपना मिला वो डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है किस पर, तो A डिपेंड कर रहा है एरिया, सॉरी इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड कर रहा है। अगर मान लो कि ये आपका यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का एक रीजन है, कैसे हम लोग जानते हैं कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का रीजन होगा, तो ध्यान से देखो कि जब इक्वी डिस्टेंस स्ट्रेट एंड पैरेलल लाइन हो तो हम मान लेते हैं कि वो रीजन में क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है सो यूनिफॉर्म है। तो हेयर E इज इक्वी डिस्टेंस एंड पैरेलल, चलिए इक्वी डिस्टेंस एंड पैरेलल है। ओके, चलिए पैरेलल है। दिस वन इज द कंडीशन ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन है। ठीक है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का ये एक रीजन है। हमने क्या करा है, यही रिंग को उठाकर चलिए यहां पे अपन लोग डालते हैं। ठीक है, डाला तो इसका एरिया क्या है, तो इसका एरिया हम देख रहे हैं कि मान लीजिए A1 है। ठीक है, एरिया A1 है। यहां पे आप क्या देख रहे हैं, यहां पे आप देख रहे हैं E इज कांस्टेंट, यहां पे E क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स अगर इनका A1 है, सॉरी A1 एरिया वेक्टर A1 है और इसका फ्लक्स मैं पूछना चाहूंगा जिसे मान लीजिए phi 1 से डिनोट करता हूं, तो फ्लक्स इक्वल टू क्या हुआ, तो ध्यान से देखिए इस एरिया से कितनी लाइन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास कर रही है, तो 1 2 3 लाइन पास कर रही है, ये पास नहीं कर रही है 1 2 3, तो phi 1 इक्वल टू कितना है, मान लीजिए कि 3 है, 3 लाइन पास कर रहा है, तो 3 इज फ्लक्स ऑफ दिस एरिया। तो अगर मैं चाहूंगा कि फ्लक्स को बढ़ाना चाहूंगा तो फ्लक्स कैसे बढ़ेगा, तो फ्लक्स तभी बढ़ सकता है कि मान लो इस रिंग का या ये जो डिस्क है, अगर इस डिस्क को मैं साइज जरा बड़ा कर दूं, ठीक है, E तो कांस्टेंट है, तो अभी इनका एरिया क्या हो गया, अभी इनका एरिया मान लीजिए A2 है, तो यहाँ पे फ्लक्स मान लीजिए इस एरिया का क्या हुआ, तो मान लीजिए phi2 हुआ, तो phi2 इक्वल टू एक्चुअली में होगा क्या, काउंट कीजिए कितना लाइन इस एरिया वेक्टर से पास कर रहा है, तो देखिए 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन एंड 4 लाइन, तो phi2 इक्वल टू क्या हो गया, 4 हो गया। और मैं चाहता हूं कि फ्लक्स बढ़े, तो हम क्या करेंगे, तो हम फ्लक्स को और भी बढ़ा सकते हैं। तो कहने का मतलब जैसे जैसे मैं एरिया को बढ़ाता हूं तो फ्लक्स अपना बढ़ता है। तो कहने का मतलब E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया वेक्टर, E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया वेक्टर। ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब ध्यान से देखना, और भी आपको क्लियर समझना है तो और एग्जांपल से समझिए। अब हमने एक बड़ा सा डिस्क ले लिया, मान लीजिए कि इसका एरिया क्या हुआ, A3 हुआ, तो इसका फ्लक्स मान लीजिए कि phi3 हुआ, तो phi3 इक्वल टू क्या होगा, 1 लाइन 2 लाइन 3 4 5 6 7, तो phi3 इक्वल टू 7। हेयर क्या यहाँ पे प्रूफ होता है कि phi1 इज स्मॉलर देन phi2 इज स्मॉलर देन phi3 when E is kept constant, जब E कांस्टेंट है और A वैरी कर रहा है, तो इसीलिए ये कब था, when A is constant, this one is when E is constant, E equal to constant है। अब ध्यान से देखना, मैं चाहता हूं कि चलिए इसे आप कॉपी करना है तो कॉपी कर लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूं, इसका स्नैपशॉट आप ले लीजिए, हो गया मिटम क्या, चलिए इस दफा हम क्या करेंगे, तो इस दफा हम जो स्ट्रक्चर है उनका एरिया भी और इलेक्ट्रिक फील्ड यानी दोनों इस दफा अपन लोग कांस्टेंट लेंगे। तो चलिए करके देख लेते हैं। तो ये मान लीजिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन दिया गया है, मान लीजिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन कुछ दिया गया है, ठीक है, तो ये किसका कंडीशन हो गया, ये आपका यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का कंडीशन हो गया। क्यों, equal and equidistance and straight and parallel, this is equal, equidistance,
स्ट्रेट और पैरेलल, रिप्रेजेंट यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, इस दफा मैं क्या करूंगा, तो इस दफा जो हमने स्ट्रक्चर लिया है जिनका एरिया मान लीजिए कि वो हमने डिस्क लिया है, मान लीजिए ये डिस्क है। ठीक है, अगर इनका एरिया क्या हो गया, इनका एरिया A1 हो गया, या इस बार तो A भी कांस्टेंट है तो चलिए A रहने दीजिए, तो एरिया इनका A हो गया, या एरिया वेक्टर, चलिए एरिया वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड ऑफ दिस स्ट्रक्चर इज A। अगर मैं इसका फ्लक्स पूछना चाहूंगा तो मान लीजिए φ1 है, तो φ1 इक्वल टू क्या होगा, तो नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग परपेंडिकुलरली, तो कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास कर रहा है, 1 लाइन 2 3 एंड 4, तो φ1 इक्वल टू क्या हो गया, 4 हो गया। ठीक है, अब हमने क्या करा है, इस रिंग, अब हमने क्या करा है, इस डिस्क को स्लाइटली टिल्ट करा है। हेयर इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर आर केप्ट कांस्टेंट। ठीक है, इस दफा एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, एंड वी हैव स्लाइटली टिल्ट दिस स्ट्रक्चर, हमने इस स्ट्रक्चर को स्लाइटली टिल्ट करके देखा, स्लाइटली टिल्ट करके देखा, टिल्ट द स्ट्रक्चर, स्लाइटली टिल्ट करके देखा है। तो चलिए टिल्ट करके देखते हैं, तो ये इनका एरिया वेक्टर हो गया, जो भी इनका था एरिया वेक्टर कुछ इसी तरह है, किस तरह, कुछ इसी तरह है। ठीक है, ये इनका एरिया है, यानी इनका एरिया और इनका एरिया यूनिफॉर्म है, यानी कांस्टेंट है, सेम एरिया का है और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में है। तो कहने का मतलब यहाँ पे हम जब फ्लक्स देख रहे हैं तो हमें फ्लक्स कितना दिखाई दे रहा, 1 2 एंड 3। हेयर फ्लक्स एरिया तो A है और फ्लक्स क्या होगा यहाँ पे, तो मान लीजिए फ्लक्स को अगर मैं φ2 से रिप्रेजेंट करता हूँ तो 1 2 3, तो φ2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3। ठीक है, और हमने इस एरिया वेक्टर को, या ये जो हमने स्ट्रक्चर लिया, इसे और भी हमने टिल्ट करा है, तो गौर करके देखिए कुछ इस तरह का हमने टिल्ट कर दिया है। तो गौर करके देखिए, एरिया तो वही है, A इज कांस्टेंट, यानी A इज कांस्टेंट, तो यहाँ पे फ्लक्स को मैं अगर φ3 से रिप्रेजेंट करता हूँ तो फ्लक्स यहाँ पे क्या होगा, तो फ्लक्स देखिए 1 एंड 2, देयर फ्लक्स इज 2। तो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, हम यहाँ पे देख रहे हैं, वी ऑब्जर्व, हम यहाँ पे ये देख रहे हैं कि फ्लक्स किस पर डिपेंड कर रहा, फ्लक्स डिपेंड कर रहा एंगल पे, फ्लक्स डिपेंड्स अपॉन एंगल, और एंगल क्या होगा, तो एंगल इज बिटवीन एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर। एंगल क्या क्या के बीच का है, तो एरिया वेक्टर का और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर का बीच का एंगल है, उस पर फ्लक्स डिपेंड कर रहा है। तो जनरली हम ऐसे कह सकते हैं कि जो फ्लक्स है वो डिपेंड्स कर रहा है A cos थीटा पर डिपेंड कर रहा है। आप पूछोगे कि ये A cos थीटा पर फ्लक्स कैसे डिपेंड कर रहा, तो चलिए कोई अपन लोग एक स्ट्रक्चर बना लेते हैं, लेट्स ये अपन लोग स्ट्रक्चर बना लेते हैं। तो ये दिस वन इज अ स्ट्रक्चर, चलिए इनका एरिया वेक्टर क्या होगा, तो इनका एरिया वेक्टर कुछ ये होगा, क्या बिल्कुल होगा, या कुछ इधर होगा। चलिए इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे है, कुछ ऐसे है, तो चलिए इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ऐसे है, बिल्कुल है। इनका एंगल मान लीजिए क्या है, इनका एंगल मान लीजिए थीटा है। ठीक है, इस एरिया वेक्टर को जब मैं रिजोल्व करता हूं तो ध्यान से देखिए क्या हो जाता है, एक ये हो गया A sin थीटा, और ये क्या हो गया अपना A cos थीटा। ठीक है, A cos थीटा हो गया और ये क्या हो गया, A sin थीटा हो गया। तो एक्चुअली में फ्लक्स किसके थ्रू बनेगा या किस पर डिपेंड करता है, तो देखिए A sin थीटा के कारण तो फ्लक्स हमेशा कांस्टेंट ही रहेगा। देखियो यहाँ पे जो ऐसे एरिया हो गया, यहाँ से तो जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है इसको पेनिट्रेट करके हमेशा जाएंगे ही, यानी A sin थीटा कंपोनेंट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड तो कांस्टेंट होगा, बट एक्चुअली में डिपेंड किस पर करेगा, तो A cos थीटा के कंपोनेंट पर ही इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिपेंड करेगा। अरे बाबा A sin थीटा के कारण तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कांस्टेंट होगा, डिपेंड किस पे कर रहा है, तो A cos थीटा कंपोनेंट पर ही डिपेंड कर रहा है। देखो जैसे जितना टिल्ट करोगे उतना लाइन इसका पास होते हुए जाएंगे, तो उतना फ्लक्स होगा, और इस कंपोनेंट के कारण तो टोटल का टोटल लाइन
पास कर रहे हैं तो फ्लक्स जो भी है वो कांस्टेंट ही रहेगा। पहले मान लीजिए कितना था, 4 था, तो हमने दूसरा जो एरिया वेक्टर का जो रिजोल्व करा है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में, तो इनका ए साइन थीटा कंपोनेंट के कारण तो फ्लक्स कांस्टेंट रहेगा, बट एक कॉस थीटा के कारण इलेक्ट्रिक फ्लक्स वेरी कर रहा है। तो यहां से ये प्रूफ हो जाता है कि हमने क्या बताया था कि फ्लक्स डिपेंड कर रहा है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पर, फ्लक्स डिपेंड कर रहा था आपका एरिया वेक्टर पर, और फ्लक्स डिपेंड कर रहा था क्या, तो एंगल पर, यानी कॉस थीटा कंपोनेंट पर, यानी कॉस थीटा पर डिपेंड कर रहा है। या आप ऐसे लिख सकते हैं कि फ्लक्स डिपेंड कर रहा है आपका ए कॉस थीटा पर, ए कॉस थीटा पर, या फ्लक्स डिपेंड अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, फ्लक्स डिपेंड्स अपॉन एरिया, एंड फ्लक्स डिपेंड्स अपॉन एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर। तो जब हम इसे कंबाइन करते हैं तो हमें मिलता है फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई ए कॉस थीटा, ई ए कॉस थीटा। और बाय एक्सपेरिमेंटली जब हम इसे प्रोपोर्शनैलिटी हटाते हैं और प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट लगाते हैं, तो जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट का वैल्यू मिलता है वो हमें 1 मिलता है, यानी फाई इक्वल टू अपने को मिलता है ई ए कॉस थीटा मिलता है। क्या मिलता है, फाई इक्वल टू ई ए कॉस थीटा मिलता है। और ये क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है और एरिया वेक्टर क्वांटिटी था। जब टू वेक्टर क्वांटिटी का प्रोडक्ट ए बी कॉस थीटा हो तो उस प्रोडक्ट को क्या बोलते हैं, स्केलर प्रोडक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्केलर प्रोडक्ट। और स्केलर प्रोडक्ट को बच्चों अपन लोग क्या बोलते हैं, डॉट प्रोडक्ट भी बोलते हैं। अरे बाबा ऐसे भी आपने देखा हुआ कहा, तो मान लो z इक्वल टू अगर ए बी साइन थीटा हो तो इसे अपन लोग ए क्रॉस बी भी बोलते हैं, ठीक है। अगर z इक्वल टू मान लो कि ए बी साइन कॉस थीटा हो तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, ए डॉट बी वेक्टर बोलते हैं। ये हम लोग कहाँ से जानते हैं, तो ये हम लोग वेक्टर से जानते हैं, जो कि आपने ऑलरेडी 11th में पढ़ा होगा। तो इसे हम लोग क्या रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो इसे हम लोग फ्लक्स इक्वल टू ई वेक्टर इनटू ए वेक्टर कर सकते हैं। क्या, बिल्कुल कर सकते हैं। अब ध्यान से देखना ये किस कंडीशन में होगा, तो हमने क्या लिया था, E एंड A आर केप्ट कांस्टेंट। ये तभी पॉसिबल है, यानी ये तो फॉर्मूला हो गया, यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स इक्वल टू ई ए कॉस थीटा या ई डॉट ए, ई डॉट ए, ई डॉट ए। ये कब पॉसिबल है, जब E एंड A बोथ आर केप्ट कांस्टेंट, यानी E भी कांस्टेंट है और A भी कांस्टेंट है, तब इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, E डॉट A होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं, जब E और A दोनों कांस्टेंट हो तो ये अपना फ्लक्स का फॉर्मूला वैलिड होता है, व्हेन E वेक्टर एंड A वेक्टर बोथ कांस्टेंट, ठीक है, तभी ये फॉर्मूला वैलिड होता है। अब जब कोई एक कांस्टेंट ना हो तो उस कंडीशन में क्या करते हैं, छोटे छोटे एरिया वेक्टर में रिजोल्व कर लेते हैं या तोड़ लेते हैं, फिर अपन लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालते हैं। तो क्या करेंगे, ये तो हो गया जब ये होगा, चलिए ये तो मिटा देता हूं। जब when इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर एनी वन ऑफ देम या बोथ आर वेरिएबल, जब दोनों वेरिएबल हो या कांस्टेंट नहीं हो, इन दिस केस व्हेन E एंड A वेक्टर और एनी वन वेरिएबल, तब इलेक्ट्रिक फ्लक्स का क्या फॉर्मूला होगा, तो छोटा सा फ्लक्स होगा, ठीक है। और छोटा सा फ्लक्स को क्या बोलते हैं बच्चों, हम लोग d5 बोलते हैं। d5 इक्वल टू क्या होगा, तो इंटीग्रेशन ओवर E डॉट क्या होगा, इंटीग्रेशन ओवर E डॉट dA। छोटा सा एरिया में रिजोल्व कर लेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट हो जाएगा, बाहर टेक कर सकते हैं। तब नेट फ्लक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो नेट फ्लक्स इक्वल टू इंटीग्रेशन ओवर d5, और d5 इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो E डॉट dA। ये आपका हो जाएगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फार्मूला। और ये फार्मूला एक्चुअली बच्चों हमेशा वैलिड रहेगा, ये फार्मूला ऑलवेज वैलिड रहेगा। जब अब देखो कैसे, तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है तो बाहर कर लेंगे, और एरिया को जब हम इंटीग्रेट करेंगे छोटे छोटे एरिया को, तो क्या देगा, अपने को एक बड़ा सा एरिया देगा, यानी ए देगा, तो ई डॉट ए हो जाएगा ना, ई डॉट ए, तो वही तो हो गया। तो दिस इज जनरल फार्मूला, ये क्या हो गया, जनरल फार्मूला हो गया, जनरल फार्मूला हो गया इलेक्ट्रिक फ्लक्स का। तो चलिए पहले इसे आप कॉपी कर लीजिए, इसके बाद अपन लोग फ्लक्स के कुछ प्रॉपर्टीज के तरफ बढ़ते हैं। तो कुछ कॉपी करना है तो कॉपी कर लीजिए, जस्ट स्नैपशॉट इसका ले लीजिए, हो गया, मिटाऊं क्या, चलिए ले लीजिए,
हो गया, मिटाओ। चलिए, यानी आप ऐसे कह सकते हो कि कभी इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, ऐसे है, तो यानी हेयर ई इज नॉट कांस्टेंट, ठीक है, ये यहाँ पर कांस्टेंट में है। या मान लीजिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है और बॉडी कुछ ऐसे आ गया, बॉडी कुछ ऐसे है, तो हेयर ए इज नॉट कांस्टेंट। तो इन दो कंडीशन फ्लक्स को आप लोग कैसे निकालोगे? तो फ्लक्स इक्वल टू छोटा छोटा फ्लक्स करके देख लेना, यानी डी फाई इक्वल टू क्या होगा? तो इंटीग्रेशन ओवर ई डॉट डी ए होगा, ई डॉट डी ए होगा, ठीक है। तो ये फार्मूला अपन लोग अप्लाई करेंगे जब नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो, तब अपन लोग ये फार्मूला को अप्लाई करेंगे, या इवन तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड भी हो तब पर भी अपन लोग ये फार्मूला अप्लाई करेंगे। ये आपका क्या है? जनरल फार्मूला है, जनरल फार्मूला है, ठीक है। जनरल फार्मूला किसका? इलेक्ट्रिक फ्लक्स का, जनरल फार्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, जनरल फार्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब रहा बात कि अपन लोग चलिए कुछ कैलकुलेशन या कुछ प्रॉपर्टीज अपन लोग समझने की कोशिश करते हैं। तो बच्चों हमें एक बात बताओ कि फ्लक्स एक्चुअली में डिपेंड जो कर रहा है किस पर डिपेंड कर रहा? अगर मान लीजिए ई और ए दोनों कांस्टेंट हो, तब जब ई और ए बोथ आर कांस्टेंट तब फ्लक्स डिपेंड कर रहा है कॉस थीटा पर। यार बाबा ऐसे होता है ना, यानी फाई इक्वल टू क्या होता है? ई ए कॉस थीटा, ये कॉस थीटा होता है, ये होता है ना, चलो ये होता है। तो जब ई और ए दोनों कांस्टेंट हो, तो अब हमें एक बात बताओ कि फ्लक्स किस पर डिपेंड कर रहा है? फ्लक्स एंगल पर डिपेंड कर रहा है। तो अगर मैं आपसे मैथमेटिकली पूछना चाहूंगा कि एंगल कितने टाइप्स के होते हैं, तो अगर आप जानते हैं कितने टाइप के होते हैं तो कमेंट करके हमें बताना। मैथमेटिक्स में आपने पढ़ा होगा एंगल 7 टाइप के भी होते हैं या 6 टाइप के भी होते हैं। क्या क्या एंगल होता है? तो चलिए समझ लेते हैं एंगल, टाइप्स ऑफ एंगल। ये एक्चुअली आपका मैथ का सिलेबस है। तो एंगल क्या क्या होता है? एक आपका होता है टाइप्स ऑफ एंगल, टाइप्स ऑफ एंगल, ठीक है, टाइप्स ऑफ एंगल। एक होता है आपका जीरो एंगल, ठीक है, जीरो एंगल होता है। कहने का मतलब जब ई वेक्टर और ए वेक्टर यानी एरिया वेक्टर और ई वेक्टर आर पैरेलल हो, जब दोनों पैरेलल हो तो इनका एंगल क्या हो जाएगा? जीरो वेक्टर हो जाएगा, ओके। दूसरा क्या होता है टाइप्स ऑफ एंगल में आपने पढ़ा होगा एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल मतलब क्या होता है? थीटा का वैल्यू 0 डिग्री से बड़ा होना चाहिए और 90 डिग्री से छोटा होना चाहिए, यानी एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल यानी क्या होता है? थीटा का जो वैल्यू होता है, ये थीटा का वैल्यू जो होता है 0 डिग्री से बड़ा होता है और 90 डिग्री से छोटा होता है, ठीक है। तीसरा आपने क्या मैथमेटिक्स में एंगल पढ़ा होगा? तीसरा आपने पढ़ा होगा राइट एंगल। क्या होता है? राइट एंगल मतलब क्या? थीटा का वैल्यू आपका 90 डिग्री होता है, ठीक है। चौथा आपने पढ़ा होगा जब थीटा का वैल्यू 90 डिग्री से बड़ा हो, कहने का मतलब ऑब्ट्यूस एंगल, यानी थीटा का वैल्यू अगर ग्रेटर देन 90 डिग्री हो एंड लेस देन ऑफ 270 हो, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? उसे हम लोग ऑब्ट्यूस एंगल बोलते हैं, ऑब्ट्यूस एंगल, ठीक है। उसे हम लोग क्या बोलते हैं? ऑब्ट्यूस एंगल बोलते हैं। अब जब थीटा का वैल्यू 270 हो तो उसे अपन लोग क्या बोलते हैं? उसे अपन लोग रिफ्लेक्सिव एंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्सिव एंगल। फोर्थ क्या हो गया? व्हेन थीटा इक्वल टू 270 रिफ्लेक्सिव एंगल, रिफ्लेक्सिव एंगल, ठीक है, हो गया, ठीक है। जब थीटा का वैल्यू 360 हो तो क्या होता है? जब थीटा का वैल्यू आपका मान लीजिए 5वां हुआ ना, हाँ, थीटा का वैल्यू अगर मान लीजिए 360 हो तो उसको क्या बोलते हैं? कंप्लीट एंगल, कंप्लीट एंगल, ठीक है। और जब थीटा का वैल्यू 180 डिग्री हो, जब थीटा का वैल्यू 180 डिग्री हो यानी थीटा इक्वल टू 180 डिग्री हो, तो उसे अपन लोग क्या बोलते हैं? स्ट्रेट एंगल। क्या बोलते हैं? स्ट्रेट एंगल। तो दीज आर द सम टाइप्स ऑफ एंगल। चलिए हम लोग अपन लोग उतनी पर डिस्कस नहीं करेंगे। जब थीटा अगर आपका एक्यूट हो, इन दिस केस ध्यान से देखना प्रॉपर्टीज 1 में, व्हेन थीटा इक्वल टू अगर एक्यूट एंगल हो, जब थीटा एक्यूट हो कहने का मतलब 90 डिग्री से छोटा हो तो कॉस
90 से छोटा होगा, कुछ भी हो तो उसका कुछ वैल्यू आएगा, तो वैल्यू क्या होगा, ई ए समथिंग, यानी कुछ पॉजिटिव वैल्यू आ रहा है, तो यानी फ्लक्स क्या होगा, फ्लक्स आपका पॉजिटिव वैल्यू आएगा। ठीक है, जब थीटा का वैल्यू व्हेन थीटा इक्वल टू, ध्यान से देखते चलना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, व्हेन थीटा इक्वल टू अगर राइट एंगल हो यानी 90 डिग्री हो तो फ्लक्स क्या होगा, तो फ्लक्स देखो cos 90 इक्वल टू 0, जब 0 से मल्टीप्लाई करते हैं ये इक्वल टू क्या हो जाता है, यानी फ्लक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, फ्लक्स 0 होगा। ठीक है, जब थीटा का वैल्यू ऑब्ट्यूस एंगल हो, यानी थीटा जब ऑब्ट्यूस हो, व्हेन थीटा इज ऑब्ट्यूस एंगल हो, जब थीटा ऑब्ट्यूस एंगल हो तो फ्लक्स इक्वल टू क्या होगा, फ्लक्स जब हो 90 डिग्री से बड़ा और 180 से छोटा, तो जब 90 से बड़ा और 180 से छोटा होता है तो cos 90 से ग्रेटर और cos 180 से छोटा हो तो cos का वैल्यू निगेटिव में होता है, क्या होता है, निगेटिव में होता है, तो फाई इक्वल टू निगेटिव इनटू समथिंग, यानी निगेटिव, यानी फाई का वैल्यू क्या हो गया, निगेटिव हो गया। तो यानी यहाँ ये हमें पता चलता है कि फ्लक्स पॉजिटिव भी हो सकता है, फ्लक्स 0 भी हो सकता है और फ्लक्स निगेटिव भी हो सकता है। तो 3 कंडीशन तो हमने आपको बता दिया है। अब जब थीटा का वैल्यू 180 डिग्री हो, थीटा का वैल्यू 270 हो, थीटा का वैल्यू 360 हो, तो उस कंडीशन में फ्लक्स क्या होगा ये आपको कमेंट करके बताना है। बाय द वे चलिए ये आप हमें कमेंट करके बता देंगे। चलिए ये तो फ्लक्स है, तो ये एक्चुअली एक फिजिकल क्वांटिटी है, तो ये तो फिजिकल क्वांटिटी भी 2 टाइप के होते हैं, एक स्केलर क्वांटिटी, एक वेक्टर क्वांटिटी। मैं एक्सेप्ट टेंसर की बात कर रहा हूं, तो ये स्केलर क्वांटिटी होगा कि ये एक वेक्टर क्वांटिटी होगा, क्या होगा, तो हमने आपको क्या बताया था कि दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ क्या, डॉट प्रोडक्ट है, तो डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी होता है। तो फ्लक्स इज क्या, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज स्केलर क्वांटिटी, डॉट प्रोडक्ट आया था ना, अरे बाबा ऐसे देखना, ई ए cos थीटा, तो ये क्या हो गया, ये एक एरिया, ये इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर है, ये एरिया एक वेक्टर है, 2 वेक्टर का जो रिजल्टेंट हमें मिला है ई ए cos थीटा मिला है, तो ये क्या होगा, ई डॉट ए, और डॉट प्रोडक्ट को हम लोग स्केलर प्रोडक्ट भी बोलते हैं, और स्केलर प्रोडक्ट का मतलब ही होता है स्केलर क्वांटिटी। तो फ्लक्स अपना क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, ये स्केलर क्वांटिटी। अब क्या हो सकता है, एक प्रॉपर्टीज, हाँ इसका यूनिट क्या हो सकता है, तो इसका यूनिट देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट क्या होता है, तो एक न्यूटन कूलम्ब होता है, क्या होता है, न्यूटन कूलम्ब। तो न्यूटन कूलम्ब इनटू एरिया का क्या होता है, मीटर स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा इसका यूनिट, इसका यूनिट आपका हो जाएगा न्यूटन, इट्स यूनिट इज। अब पूछोगे cos थीटा का हमने एंगल क्यों नहीं लिया, तो हम कौन सा एंगल लेते हैं, हम वो एंगल लेते हैं जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के अलोंग हो, वो एरिया वेक्टर लेते हैं, इसीलिए हमने cos थीटा अप्लाई करा है। हम यहाँ पे ये कह रहे हैं कि एरिया वेक्टर का वो कंपोनेंट लेते हैं जो इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग हो, तभी तो उसका परपेंडिकुलर होगा, जो उनसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास करेगा, तो उसको अपन लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलते हैं। तो इट्स यूनिट इज क्या, तो इट्स यूनिट इज इलेक्ट्रिक फील्ड का न्यूटन कूलम्ब, और एरिया का क्या होता है, तो मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब। ठीक है, ये होता है। और आपको याद होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड का हमने जब इलेक्ट्रिक फील्ड का इंट्रोडक्शन सर्च कर लेना और पीपीडीआर के या फिजिक्स पॉइंट दरभंगा लगाना, तो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का हमने एक दूसरा भी यूनिट बताया था, क्या, तो वोल्ट पर मीटर हमने बताया था। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट क्या होता है, तो वोल्ट पर मीटर, और एरिया का मीटर स्क्वायर, तो वोल्ट पर मीटर इंटू मीटर स्क्वायर, यानी वोल्ट मीटर क्या होता है, और यूनिट क्या होगा, वोल्ट मीटर। ठीक है, इसका यूनिट क्या हो सकता है, वोल्ट मीटर। और भी कुछ, चलिए इसका डायमेंशनल फार्मूला आप लिख लेना, क्या, तो न्यूटन का क्या होता है डायमेंशनल फार्मूला, mLT-2, और मीटर का स्क्वायर का क्या हो जाएगा, तो L स्क्वायर हो जाएगा, कूलम का क्या होता है, तो AT होता है। तो आप इसे कैलकुलेट करके इसका डायमेंशनल फार्मूला आप लिख लेना। ठीक है, तो चलिए आज का लेक्चर यहीं पे एंड करते हैं। आज का लेक्चर थ्योरेटिकल ही था, नेक्स्ट लेक्चर अपन लोग न्यूमेरिकल बेसिस पर करेंगे। तो आज का लेक्चर यहीं पे एंड करेंगे, और अगर लेक्चर अच्छा लगा तो आप लाइक कर देना, अगर लेक्चर अच्छा नहीं लगा तो डिसलाइक भी कर देना, और सबसे इंपॉर्टेंट पढ़ाई करते रहना। ऑल द वेरी बेस्ट।